हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समय तिवारी। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस को अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उनका सॉल्यूशन एक या दो लाइन के अंदर निकल आएगा। इसीलिए उन क्वेश्चंस को हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होती है या इसे यूज करने से कैसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, वो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं जिसमें मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, वो दोनों ब्लॉक्स एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, ये दूसरा ब्लॉक है इसका मास कुछ 2 kg है। ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है अभी इस समय 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है ये इस समय 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना। ये जो सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन में स्प्रिंग जो है ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है और इस समय ये दोनों ब्लॉक इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग। ठीक है ना। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको दिया होगा, सपोज 100 न्यूटन पर मीटर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बिना सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है। कैसे? आप ध्यान से देखिए, 4 kg वाला ब्लॉक जो है ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 2 kg वाला ब्लॉक जो है ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका मतलब 2 kg वाला ब्लॉक फास्ट चल रहा है और 4 kg वाला ब्लॉक थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो होगा क्या, 2 kg वाला ब्लॉक क्योंकि फास्ट चल रहा है तो 2 kg वाले ब्लॉक के फास्ट चलने की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन आने लगेगा, क्योंकि ये तेज चलेगा और ये धीमा चल रहा है तो स्प्रिंग क्या होने लगेगी, एक्सटेंड होने लगेगी। और जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंड होने लगेगी तो इस 2 kg वाले ब्लॉक पर पीछे की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा और इस 4 kg वाले ब्लॉक पर आगे की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा। ऐसा अगर होगा तो ये फोर्स इस 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यही स्प्रिंग फोर्स इस 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा होगा और 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जब तक 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 4 kg वाले ब्लॉक से ज्यादा रहेगी तब तक स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 5 से 4 हुई और ये 2 से 2.5 हुई, तो है इसकी भले ही कम हो गई और इसकी थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन फिर भी अभी 2 kg वाला ब्लॉक तेज चल रहा है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। ऐसे आते आते स्प्रिंग में एक्सटेंशन कब तक आता रहेगा, जब तक 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी जो है ये सेम नहीं हो जाती। इसकी 5 से कम होते होते और इसकी 4 से बढ़ते बढ़ते जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती तब तक स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता रहेगा। क्लियर है? क्यों? इससे पहले तक 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो तेज चल रहा होगा, 4 kg वाला स्लो चल रहा होगा, तो स्प्रिंग खिंचती रहेगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता रहेगा। लेकिन कम होते 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 इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी मान लीजिए कुछ v हो गई और इस 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 2 से कुछ v हो गई, तो अब स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन आना था वो आ गया है। इसके बाद अभी भी स्प्रिंग जो है वो मेरी एक्सटेंडेड स्टेट में है, तो इस 4 kg वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स आगे ही लग रहा होगा और इस 2 kg वाले ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स पीछे ही लग रहा होगा। यानी कि अब ये स्प्रिंग फोर्स इस 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को v से और कम कर देगा और इस 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को v से बढ़ा देगा। और जैसे ही ऐसा हुआ तो 4 kg वाला आपका 2 kg वाले से फास्ट चलने लगेगा, यानी कि अब स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आने लगेगी, क्योंकि अब 4 kg वाला फास्ट चलने लग गया है। यानी कि इस स्टेट से इस स्टेट तक स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्टेट में आ चुकी है। तो अभी मान लीजिए कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया है कुछ x। क्लियर है? ये x ही मुझे फाइंड आउट करना है। ये सिचुएशन में जो एक्सटेंशन है x, वही मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन है। इसके बाद तो क्योंकि 4 kg वाले की स्पीड बढ़ेगी, 2 kg वाले की कम होगी, तो स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। तो मुझे ये x ही पता करना है। अब इस x को कैसे पता करें? यहां से इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को मिलाकर आप एक ही सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो ये जो एफ स्प्रिंग दोनों पर लग रहा है,
ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर कितना होगा, 0। और अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी कि मैं सिस्टम का टोटल मोमेंटम अभी निकालूं या इस सिचुएशन में निकालूं, सेम आना चाहिए। इस सिचुएशन में टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, 4 kg वाले का है 4 × 2 और 2 kg वाले का है 2 × 5, यानी कि टोटल मोमेंटम हो गया 8 + 10 यानी कि 18। और अभी 4 × v + 2 × v यानी कि कितना हो गया, 6 × v। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्टेट है तो 4 kg वाला ब्लॉक चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और 2 kg वाला भी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? अब निकालते हैं x। x कैसे निकालें, यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी भी तो कंजर्व है, एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी भी तो कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पर केवल लग रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पर नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूं और बाद में टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 4 kg वाले के पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी, ½ × 4 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 kg वाले के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है कितनी, ½ × 2 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन अभी है नहीं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर थी, तो स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, जो मैंने लिख दी है। इस स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, इस स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी 4 kg वाले के पास काइनेटिक होगी और 2 kg वाले के पास भी काइनेटिक होगी, ½ × 4 × v का स्क्वायर प्लस ½ × 2 × v का स्क्वायर। तो वो टोटल एनर्जी कितनी अपन लिख देंगे, ½ × 6 × v स्क्वायर, दोनों को जोड़कर सेम लिख दिया मैंने। और v की वैल्यू में 3 निकाल चुका हूं, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और इस स्टेट में क्योंकि स्प्रिंग जो है आपकी एक्सटेंडेड स्टेट में है, तो स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कितनी, ½ × k × x स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी फाइनल स्टेट में, ये टोटल एनर्जी इनिशियल स्टेट में। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 से 2 से 2 कैंसिल हो गया 8 और यहां से आएगा 25। तो 8 + 25 LHS में तो मेरे पास हो गया 33, यहां पर मेरे पास हो गया 27 और ये मेरे पास है 50x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 27 आपका 33 में से माइनस होगा तो इधर आ जाएगा 6, यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, √6/50 मीटर। √6/50 मीटर। मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की दो इक्वेशंस मैंने यूज की और मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू निकाल दी कितनी, √6/50 मीटर। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आपने मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू निकाली। इसी क्वेश्चन को अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कंसेप्ट यहां पर यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए भाई, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में आपके सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है या सेंटर ऑफ मास जो है आपका किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। 4 kg वाला ब्लॉक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 kg वाला ब्लॉक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी उसे निकाल के रख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी m1v1 + m2v2 अपॉन m1 + m2, यानी कि 4 × 2 + 2 × 5 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6, ये आ जाएगी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, 3 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने यहां पर एक सेंटर ऑफ मास बना लिया और लिख दिया कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इनका, ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से या स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास पर आकर बैठ जाऊंगा, यानी कि अब मेरे लिए जो मेरी फ्रेम हो गई वो कौन हो गई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो गई। और सेंटर ऑफ मास पर बैठकर इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी लिखूंगा, यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखने वाला हूं मैं। अब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास में जाकर या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी लिख रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास खुद 3 से चल रहा था, सेंटर ऑफ मास पर मैं बैठ गया हूं तो ये 3 मेरे को 0 दिखाई देगा, मेरे लिए सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। और सेंटर ऑफ मास पर बैठकर इस 4 kg को चलते हुए देखूंगा तो वैसे तो ये 2 से चल रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास को आपको रोकना है तो 3 मीटर पर सेकंड आप पीछे दीजिए, तो 3 मीटर पर सेकंड इसे भी आप पीछे देंगे। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आप इसकी वेलोसिटी कितनी लिख देंगे, 1 मीटर पर सेकंड। 2 इस तरफ 3 इस तरफ, तो इस तरफ कितनी आ जाएगी,
1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 इस तरफ 3 इस तरफ, तो इस तरफ कितनी बच जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ हूं, मुझे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड दिखाई दी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिखाई दी। सेंटर ऑफ मास पर बैठकर देखूं तो सिस्टम का मोमेंटम कितना दिखाई देगा, आप ध्यान से देखना, 4 इंटू 1 माइनस का यानी कि -4, 2 इंटू 2 प्लस का यानी कि 4, प्लस का 4 माइनस का 4, सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना दिखाई दिया, 0। सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर जाने पर सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए तो आपके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। और किसी भी सिस्टम का मोमेंटम लिखा क्या जाता है, सिस्टम का टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर आप वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पर ही जाकर बैठ गए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले गए, तो आपके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, 0, यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना, 0। यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसी फ्रेम है जिस फ्रेम में सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कितना मिलना चाहिए, 0। अब चाहे वो ये स्टेट हो या वो स्टेट हो जिस स्टेट में स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा हूं और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्टेट में इन दोनों ब्लॉक्स को रुक जाना चाहिए इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्यों, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि मैं वो कंडीशन बना रहा हूं जिस कंडीशन में स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका था, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वो स्टेट है जिस स्टेट में स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस स्टेट में इन दोनों की वेलोसिटी 0 होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि सिस्टम का टोटल होना जरूरी है। और अगर फाइनल स्टेट में ये दोनों चलते हुए मुझे दिखे तो इसकी वेलोसिटी 0 या इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, और कोई ना कोई वेलोसिटी अगर आ गई तो सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम 0 नहीं हो पाएगा। यानी कि मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्टेट में इन दोनों ब्लॉक्स को विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रुक जाना चाहिए। और स्प्रिंग में मान लीजिए एक्सटेंशन आ चुका है x, यानी कि आप ध्यान से देखिए, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो शुरुआत में टोटल एनर्जी थी वो फाइनली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुकी है, क्योंकि इन दोनों के पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। यानी कि विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए शुरुआत में टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी सिस्टम की, क्योंकि स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस इसकी कितनी लिखेंगे, हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और फाइनली इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी तो 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, लेकिन स्प्रिंग में एक्सटेंशन x आ चुका है, तो हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इस लाइन को, एक लाइन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कितना आएगा, ये 2, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 6, और उधर लिखा हुआ है 50x स्क्वायर। अगेन x की वैल्यू कितनी, √6/50 मीटर, √6/50 मीटर। विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक लाइन में आंसर निकल कर आया है। इसी फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो एक और तरीका। मुझे ये पता है, मैंने अभी अभी ये देख लिया है कि विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनली केवल और केवल पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक कुछ भी नहीं बची थी। मैंने क्या किया, अभी अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही किया था मैंने, अभी इससे पहले जो मेथड लिखा था उस मेथड में मैंने यही किया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखने का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर बराबर यू। अब ये म्यू क्या है, यहां पर म्यू जो है आपका क्या है, रिड्यूस्ड मास, और इसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकालेंगे। तो आप, अगर आपको कभी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखनी है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें म्यू जो होगा वो रिड्यूस मास होगा, जिसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, यानी कि 8/6, यानी कि 4/3। तो हाफ
इंटू म्यू यानी कि 4/3 इंटू वी रिलेटिव। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखो कितनी है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 3 है। इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 - 2 कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, क्लियर, इज इक्वल टू यू, और यू कितना था, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, ये 2, ये हो गया आपका 3, तो 3 × 2 6 हो गया, ये हो गया आपका 50 यानी कि 50x²। तो यहां से x की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, √6/50। तो जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला क्वेश्चन हो जिसमें दोनों ब्लॉक्स की आपको कुछ वेलोसिटी दे रखी हो और स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दिया हुआ हो, आपसे सवाल में मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन ऐसा कुछ पूछा गया हो, सीधे ये रिलेशन लगा दो आप। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो टोटल एनर्जी होगी या टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी आपके सिस्टम की, वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, या इनिशियल कोई पोटेंशियल एनर्जी है भी सही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अभी तो इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, यू इनिशियल 0 था। अगर यू इनिशियल कुछ हो भी सही तो यहाँ डेल्टा यू कर दो। तो स्प्रिंग की या सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग या सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखने का तरीका हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव यहां से दिख जाएगा आपको 5 - 2 यानी कि 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सीधे लिखिए हाफ के x²। तो यहां से जो x निकल कर आएगा वो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन के बराबर ही होगा। थैंक यू।